नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे अपकमिंग आईपीओस के बारे में जहां पर शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। अब जिन लोगों को शेयर होल्डर कोटा के बारे में नहीं मालूम, अगर किसी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है और अगर आपके पास उससे जुड़ी कंपनी का एक भी शेयर है तो आप इस शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको उस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर मैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में बताऊं जहां पर शेयर होल्डर कोटा है, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसीलिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और काफी रिसर्च के बाद मैंने 18 कंपनीज को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है जिनमें शेयर होल्डर कोटा होने की पूरी संभावना है। अब हाल के समय में 3 आईपीओ मुझे याद आ रहे हैं जहां पर शेयर होल्डर कोटा था और उन आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है टाटा टेक्नोलॉजीज का। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा मिला होगा। अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अलॉटमेंट मिला होगा तो यहाँ पर 162.8% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। इसके अलावा BLS इंटरनेशनल का अगर आपके पास शेयर है तो BLS ई सर्विसेज के आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा मिला था और लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पर 125% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। ऐसे ही बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में भी शेयर होल्डर कोटा था और लिस्टिंग डे के दिन 114.3% का गेन यहाँ पर देखने को मिला था। इसके अलावा भारतीय हेक्साकॉम, जिसमें भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते थे, उसका प्राइस था 570 और जो इशू प्राइस था वो 730 था। मतलब यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिला था। और आज अगर इसके स्टॉक के प्राइस को आप चेक करते हैं तो 1700 से ऊपर ये प्राइस जा चुका है। मतलब करीब 113% रिटर्न ये स्टॉक अब तक दे चुका है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा एक नहीं बल्कि 18 अपकमिंग आईपीओस जहां पर शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, ताकि आने वाली ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। आज मैं जिन आईपीओस के बारे में आपको बताऊंगा उनको लेकर मार्केट में जो भी डेटा अवेलेबल है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे किन आईपीओस को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, कौन से आईपीओस ने DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर चुका है, आईपीओ का कितना इशू साइज हो सकता है, आईपीओ कब आ सकता है, और अगर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो किस कंपनी का शेयर आपको बाय करना है। ये सब चीजें आपके साथ में आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप शेयर होल्डर कोटा को अच्छे से समझें, तभी आप इसका पूरी तरीके से फायदा उठा पाएंगे। अगर आपको शेयर होल्डर कोटा की अधूरी जानकारी है और अगर आप कहीं गलती कर देते हैं तो आप कई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर जाएंगे। तो इसलिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप शेयर होल्डर कोटा की पूरा एडवांटेज ले पाएं। सबसे पहले बेसिक से बात करें तो शेयर होल्डर कोटा आखिर होता क्या है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी एक बेसिक रिजर्वेशन कैटेगरी है आईपीओ में जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलती है। यानी कि अगर आपके पास किसी आईपीओ के पेरेंट कंपनी का शेयर है या ग्रुप ऑफ कंपनी का शेयर है और अगर उस आईपीओ में मेंशन किया गया है कि इस कंपनी के शेयर होने पर आपको शेयर होल्डर कोटा मिलेगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपके पास मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, जैसे कि आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है और टाटा टेक्नोलॉजीज जो कि उसकी सब्सिडरी है आईपीओ लेकर आ रही है, तो आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। एक रिकॉर्ड डेट होती है, उसके पहले आपके अकाउंट में टाटा मोटर्स का शेयर होना जरूरी है। अगर उसके बाद आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो रिकॉर्ड डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और रिकॉर्ड डेट के पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए जो कि आईपीओ की एक पेरेंट कंपनी है या ग्रुप ऑफ कंपनी है, तभी आप किसी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब सब आईपीओ में ये शेयर होल्डर कोटा अवेलेबल नहीं होता है, केवल कुछ चुनिंदा कंपनीज ही होती हैं जो अपने शेयर होल्डर के लिए एक सेपरेट कोटा रखती हैं। जिन आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होता है वो अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन करते हैं कि किस कंपनी के शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे, कितना कोटा रिजर्व है, मिनिमम मैक्सिमम बिट लिमिट क्या होगी और एलोकेशन कैसे मिलेगा। तो कौन कौन इन शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर आपके पास पेरेंट या ग्रुप कंपनी का शेयर है रिकॉर्ड डेट के पहले और अगर आपके पास मिनिमम एक शेयर भी है तो आप इस शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर आप कंपनी के प्रमोटर हैं तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर ही एलिजिबल होते हैं, यानी कि रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर से यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको सेम पैन कार्ड से अप्लाई करना है जिस पैन कार्ड के थ्रू आपने उसकी पेरेंट कंपनी के शेयर को बाय किया था। दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर हैं उस कंपनी के। आपके पास अगर 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं या फिर आपके पास एक भी शेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना अलॉटमेंट मिलेगा। अगर एक भी शेयर है तो भी उतने चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के, और अगर 1000 शेयर भी हैं तो भी उतने ही चांसेस हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मिनिमम एक शेयर भी अगर आप बाय कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलता है। शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट किस बेसिस पर होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जो रिटेल सेगमेंट होता है, रिटेल कोटा होता है, उसमें जो अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेसिस पर होता है।
यानी कि वहां पर अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो वहां पर लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलता है, वहां पर लक का फैक्टर हो जाता है। लेकिन शेयर होल्डर कोटा में यहाँ पर थोड़ी सा डिफरेंट कहानी है। मान लीजिए शेयर होल्डर कोटा जो है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि जितनी एप्लीकेशन उन्होंने दी है उससे कम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो जिन ने यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई किया है उन सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो शेयर होल्डर कोटा है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है तो यहाँ पर लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट नहीं होता है, प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 लाख के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, लेकिन केवल 10 लाख शेयर ही यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए अवेलेबल है, तो जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको रफली 50% अप्लाइड शेयर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत कॉमन सवाल है कि क्या रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल, यहाँ पर आप रिटेल कैटेगरी के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके साथ साथ शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि केवल एक ही एप्लीकेशन आप रिटेल कैटेगरी में दीजिए और एक ही एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर कैटेगरी में दीजिए। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, दोनों ही कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेम पैन कार्ड से ही अप्लाई कीजिए और दोनों ही कैटेगरीज में मिलाकर आपको 2 लाख के थ्रेशोल्ड से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट हैं? तो पहला तो ये कि यहाँ पर क्योंकि कम कंपटीशन होता है तो अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, यहाँ पर डुअल एप्लीकेशन भी पॉसिबल होती है, आप रिटेल और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मॉल एचएनआई और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको केवल एक ही शेयर को होल्ड करना है और आप इस कैटेगरी के एलिजिबल हो जाएंगे। और चौथा, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जिन आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है उन आईपीओ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लिस्टिंग डे के दिन, तो ऐसे आईपीओ में बेटर लिस्टिंग गेन पोटेंशियल होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स की डिमांड वहां पर ज्यादा होती है। अब चलिए चलते हैं उस सेगमेंट में जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हम ऐसे अपकमिंग आईपीओ को चेक करने वाले हैं जहां पर शेयर होल्डर कोटा होने वाला है और हम यहाँ पर 18 आईपीओ को चेक करने वाले हैं और इनको मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो पहली कैटेगरी ये है कि ऐसे आईपीओ जो कि रेडी टू लॉन्च हैं और सेबी से इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो इन आईपीओ के ओपन होने की जो डेट है वो काफी आसपास है। तो पहला आईपीओ यहाँ पर है हीरो फिनकॉर्प, जिसकी पेरेंट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प और ये 41.19% स्टेक यहाँ पर होल्ड करती है। इशू साइज जो है वो 3668 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 2100 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है। सेबी का यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। डिटेल पोर्शन केवल 10% का है और शेयर होल्डर कोटा भी 10% का है, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर को मिलेगा। जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बाय करके रख सकते हैं। कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बाय करना होगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है और ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है और कोल इंडिया के पास 100% ओनरशिप है और अब वो ओएफएस के थ्रू यहाँ पर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। 46.57 करोड़ के यहाँ पर शेयर्स होंगे और यहाँ पर खास बात ये है कि इंडिया की लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है, 58.5% मार्केट शेयर है और शेयर होल्डर कोटा जो है वो कोल इंडिया के शेयर होल्डर को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। 1000 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू होने वाला है एंड सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। ग्रीव्स कॉटन के शेयर होल्डर को यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा है एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स का इनका बिजनेस है। इसके बाद फोर्थ कंपनी है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स, इनकी पेरेंट कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 100% ओनरशिप है एंड यहाँ पर 2700 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा है, ये लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। नेक्स्ट कंपनी है एसआईएस कैश सर्विस, जो कि एसआईएस लिमिटेड की सब्सिडरी है एंड यहाँ पर 100 करोड़ फ्रेश इशू है एंड इसके अलावा सेबी का अप्रूवल मिल चुका है एंड एसआईएस लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा एंड लीडिंग कैश लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये इंडिया की। नेक्स्ट कंपनी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ये मनापुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है, सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। 1500 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। इसके अलावा 100% ये फ्रेश इशू होने की चांसेस हैं। मनापुरम फाइनेंस का आपको यहाँ पर शेयर बाय करना होगा और जो रिकॉर्ड डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है। की पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई भी ओएफएस नहीं है और जो पूरा फंड है वो कंपनी ग्रोथ में यूज होगा, तो काफी अच्छा आईपीओ ये होने वाला है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पर सेबी का अप्रूवल मिलना बाकी है, बाकी डीआरएचपी यहाँ पर फाइल हो चुकी है। तो हमारी नेक्स्ट कंपनी जो कि 7वीं कंपनी होने वाली है वो है EAAA इंडिया अल्टरनेटिव। इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की पेरेंट कंपनी है, डीआरएचपी फाइल हो चुका है एंड इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस का शेयर यहाँ पर बाय करना होगा। सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, इसकी पेरेंट कंपनी भी कोल इंडिया है। अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर होता है तो आप 2 अपकमिंग आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी डीआरएचपी फाइल हो चुकी है और ये कोल इंडिया की कंसल्टेंसी आर्म है। नेक्स्ट कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये काफी बड़े साइज का आईपीओ हो सकता है एंड
आईसीआईसी बैंक का ये सब्सिडी है, DRHP फाइल हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आईसीआईसी बैंक शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा। नेक्स्ट ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर इन प्रोसेस है एंड मर्चेंट बैंकर्स को यहाँ पर हायर कर लिया गया है। तो ILGIN इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी पेरेंट कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज, ये अपने आईपीओ लेकर आएंगी एंड एम्बर एंटरप्राइज की शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। अब एक्सपेक्टेड फ्यूचर आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर हाई शेयर होल्डर कोटा होने के चांसेस हैं। तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा मोटर्स, एक्सपेक्टेड इशू साइज जो है वो 16,000 करोड़ का हो सकता है। DRHP अभी अवेटेड है, अभी फाइल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए एक्सपेक्टेड है कि शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। नेक्स्ट कंपनी है SJVN ग्रीन एनर्जी। तो SJVN लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है उसकी ये सब्सिडरी है एंड यहाँ पर DRHP फाइल नहीं हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है एंड 7 गीगावाट का इसका पोर्टफोलियो है। उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड, LIC का ये सब्सिडरी है, 1 लाख करोड़ का इसका AUM है। DRHP अभी फाइल नहीं हुई है एंड एक्सपेक्टेड है कि LIC के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा एंड LIC के IPO में पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर कोटा था, तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा। 14 कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड, इसकी पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 62.59% का स्टेक यहाँ पर है। इशू साइज जो है वो 8,000 करोड़ का हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि SBI के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा। नेक्स्ट है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, HDFC बैंक की सब्सिडरी है एंड HDFC बैंक के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा। नेक्स्ट है कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होल्डर के लिए शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। उसके बाद 2 रिलायंस के मेजर IPO आने वाले हैं जो 2026 में ओपन होंगे और ये फ्यूचर ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं और वो हैं रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपको यहाँ पर खरीदना होगा। DRHP अभी फाइल नहीं हुई है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा। एंड नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस जियो जो कि इंडिया के सबसे बड़े IPOs में से हो सकता है एंड एक्सपेक्टेड है कि 40,000 करोड़ का ये IPO होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होगा क्योंकि बड़े साइज का IPO है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस IPO का अलॉटमेंट भी मिल जाए। तो अगर आपके पास रिलायंस का शेयर होगा तो 2 IPOs के शेयर होल्डर कोटा के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन दोस्तों जो भी कंपनीज या जो भी IPOs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और जिनके पेरेंट कंपनी आपके साथ शेयर की है वो कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मैंने सिर्फ केवल इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अगर आपके पास एक कंपनी का शेयर होगा तो उससे जुड़ी कंपनी का शेयर होल्डर कोटा आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर मैंने शेयर आपके साथ नहीं किया है, तो आपको कब इसमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ये आपको हिसाब से देखना है। लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट कंपनी अनाउंस करती है तो तब तक आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर चाहिए। अब ये जरूर बताइए कि जितने भी IPOs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें से किस IPO के लिए आप एक्साइटेड हैं, किस IPO में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। ये सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं जरूर उसको पढ़ना चाहूंगा। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। जल्द मिलूंगा आपसे, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।